हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं क्लास 11th केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, इसमें मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लस आईआईटी जेई नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें वही पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें बहुत थ्योरी आपको दिया गया है, बहुत कहानी बताया गया है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है टाइम लॉस करने का। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, जो जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जो आगे आपके काम आएगा अरे एग्ज़ाम में, और आगे चल के नीट जेई में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, देर न करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि द्रव्य किसे कहते हैं। ठीक है, द्रव्य की अवस्था क्या होती है। तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, नंबर एक ठोस, नंबर दो गैस, और नंबर तीन द्रव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ठोस पढ़ेंगे। ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, और ठोस के जो मालिक्यूल होते हैं वो बहुत करीब यानी पास पास होते हैं। ठीक है, ठोस के मालिक्यूल जो होते हैं वो बहुत करीब पास पास होते हैं। इनका एक निश्चित आयतन होता है, ठीक है, और निश्चित आकार होता है। ठीक है, जैसे लोहा होता है, गोल लोहा। ठीक है, तो इसका आकार भी निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है। ठीक है, कि गोल है, और इसका आयतन मान लो 1 किलोग्राम में, कितना भी है, कितना ये अरे जगह घेरता है, वो भी निश्चित है इसका। ठीक, बात करते हैं द्रव की। ठीक है, तो द्रव का निश्चित आयतन होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, ये आयतन तो इसका निश्चित होगा। ठीक है, कितना है, 1 लीटर है, और जिस पात्र में यह डाला जाएगा उसी का यह रूप ले लेगा, उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें यह रखा जाता है। ठीक है, यानी इसका आयतन तो निश्चित होगा, परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होगा। ऐसे मान लो 1 गिलास पानी को अगर आप किसी जग में डाल देते हैं, ठीक है, तो जग का आकार ले लेगा। अगर आप उसको किसी कटोरे में डाल देंगे तो कटोरे का आकार ले लेगा। ठीक है, अगर पानी को आप मतलब जिस भी पात्र में डालेंगे, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी का आकार ले लेगा, इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता। और द्रव के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ठोस से थोड़ी दूरी दूरी पर होते हैं। ठीक है, यानी इतनी दूरी दूरी पर होंगे, थोड़े दूरी दूरी पर होंगे। ठीक, तो इसमें अंतराणुक बल अधिक होगा ठोस में, तो इसमें अंतराणुक बल कम होगा। ठीक है, यानी इसको गर्म करने पर इसके जो मॉलिक्यूल हैं या इसको तोड़ने पर ये बहुत इसको मतलब बॉइलिंग पॉइंट या इसका क्वथनांक कहेंगे, अगर गर्म करेंगे तो बहुत मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पर अधिक समय लगेगा इसको मतलब पिघलने के लिए, लेकिन ये तुरंत ही ये पिघल जाएगा, यानी तुरंत ही ये गैस में बदल जाएगा। ठीक, बात करते हैं अगर गैस की, तो गैस का आयतन आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता। ठीक है, हमें पता नहीं है कि कितना गैस हमारे कमरे में है, और ये भी पता नहीं है कि किस आकार का ले ले। ठीक है, अगर गुब्बारे में रख देते हैं तो उसको गुब्बारा बन जाता है, अगर हम इसको रख देते हैं इस किसी ट्यूब में तो ट्यूब का आकार मतलब उसका आकार भी तो निश्चित नहीं होता, प्लस ये भी नहीं पता कि कितना गैस इसमें है, यानी उसका आयतन और आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता। ठीक है, उसी पात्र वह उसी पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाता है जिसमें रखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, इसके कण जो होते हैं वो बहुत दूरी दूरी पर होते हैं। ठीक है, यानी इसमें अंतराणुविक बल बहुत ही कम होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थ जब किसी अनुपात में मिलाया जाता है तो बने हुए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। ऐसा आपको एनसीईआरटी में या बुक में आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर बताया गया कि मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जल में चीनी का विलयन, हवा, चाय, मिश्र धातु, धुआं। ठीक है, ये सभी क्या है, मिश्रण है। ठीक है, जिसमें एक से दो पदार्थ मिले हुए हैं। ठीक, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। आप सोचते हैं हवा, हवा क्या मिश्रण है? हाँ, क्योंकि हवा में कई प्रकार की गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, ये सभी क्या है, इसमें गैस है, इसलिए मिश्रण है। ठीक है, किसी कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अगर मिले हुए हैं तो मिश्रण कहलाता है। ठीक, बात करते हैं समांगी मिश्रण की, तो दो या दो से अधिक पदार्थ जो पूरी तरह से मिश्रित होते हैं समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, समांगी मिश्रण जैसे मान लीजिए जल में चीनी का विलयन। ठीक है, अगर जल में हम चीनी मिला देते हैं, उसको घोलते हैं तो पूरी तरह वो घुल जाता है, बाद में पता ही नहीं चलता किसमें चीनी मिलाई गई है या नहीं, तो इसे कहते हैं हम समांगी मिश्रण। ठीक है, और जैसे हवा, हवा आपने देखा है नहीं देखा, लेकिन हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सभी गैसें मिली हुई हैं। ठीक है, एकदम पूरे तरीके से मिल गई हैं,
और ये ना तो दिखाई दे रही हैं, ठीक है, और इससे पता भी नहीं चल रहा है कि ये गैसें अलग अलग हैं, मतलब मिल गई हैं पूरी तरह से, इसलिए समांगी हैं। विषमांगी मिश्रण पढ़ते हैं। विषमांगी मिश्रण वह होता है जो किसी किसी दो पदार्थ को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, तो पूरी तरह से मिलता नहीं। जैसे मान लीजिए पानी को हम रेत से अगर मिलाएं तो ये पूरी तरह से मिलेगा नहीं, ठीक है, रेत नीचे बैठ जाता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जो पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी अगर लोहे में रेत मिलाओगे तो कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। लोहे में पानी मिलाओ कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। नमक में रेत मिलाओ कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सभी होते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक। अब बात करते हैं तत्व की, ठीक है। तत्व ये जानने इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे तो एक एक तत्व के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आपको कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, सब में तत्व का नाम आता है, तो तत्व के बारे में हम समझ सकते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु तत्व कहलाते हैं, जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये जितने भी परमाणु हैं ये सभी क्या है, तत्व हैं एक। अब बात करते हैं अणु की, तो दो परमाणुओं के संयोजन को अणु कहते हैं, ठीक है। ये तत्व है जो अलग अलग है, केवल ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर दो ऑक्सीजन अगर मिला देंगे उसी मतलब ऑक्सीजन का ही परमाणु अगर रहेगा तो इसे हम अणु कहते हैं, ठीक है। N2 भी, नाइट्रोजन भी एक अणु है, ठीक है। H2 क्या अणु है, और ये सभी गैसें हैं, याद रखना। ऑक्सीजन यहाँ पर ये परमाणु है, लेकिन अगर दो ऑक्सीजन हो जाता है तो ये गैस कहलाती है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, लेकिन जब दो हाइड्रोजन होता है तो यह क्या है, ये परमाणु है, लेकिन जब दो हाइड्रोजन हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं गैस, ठीक है। सेम इसी प्रकार अगर नाइट्रोजन है तो ये परमाणु है, लेकिन N2 क्या है, गैस है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं यौगिक की, ठीक है। जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक कहलाते हैं। भिन्न तत्वों के, ये यहाँ पर ध्यान रखना कि भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक, ये कोई जरूरी नहीं है कह रहे हैं कि एक ही, दो या दो से अधिक। जैसे मान लीजिए H2O, ठीक है, भिन्न तत्वों के, हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब मिला रहे हैं तो इसको हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए N2O भी एक यौगिक है, ठीक है। बहुत सारे यौगिक मिलते हैं आप, जैसे H2SO4, दो या दो से अधिक भिन्न तत्व, H2SO4 भी एक यौगिक है। तो ये सभी यौगिक हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेम वही पदार्थ रहेगा तो ये अणु कहलाएगा, अगर सिंगल फॉर्म में है, ठीक है, एकदम एटम के फॉर्म में, तो वह तत्व कहलाएगा। और तत्वों के परमाणु होते हैं छोटे छोटे। फिर उसके बाद जो आपको याद रखना है वो है घनत्व। घनत्व से आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन मिलेंगे। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपान आयतन, यानी मास अपान वॉल्यूम, ठीक है। द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं और आयतन को v से, ठीक है। इसकी यूनिट यानी मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, इसलिए m⁻³ कर दिया है हमने, ठीक है। उसके बाद आपको ताप निकालने के लिए भी आएगा, ठीक है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब ये है फ़ारेनहाइट, जब फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड के फॉर्म में लिखना होगा तो ये फार्मूला, यानी सेंटीग्रेड से फ़ारेन में बदलना होगा तो तब ये फार्मूला, और फ़ारेन से सेंटीग्रेड में बदलना होगा तब भी यही फार्मूला। यानी फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है तो यही फार्मूला लगाना। अगर सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज करने को बोलता है तो ये वाला फार्मूला। 273.15 हमेशा आप 273 ही रखना, जब आप क्वेश्चन लगाना तब 0.15 मत लिखना, ठीक है, जिससे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। फिर बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है CH4, ठीक है, तो इसके प्रत्येक द्रव्यमानों को जब हम जोड़ लेते हैं तो वही हमारा आणविक द्रव्यमान होता है। जैसे कार्बन का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 12 होता है, सभी को पता है। और जितने भी इसमें परमाणु होंगे, तत्व होंगे, उन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे प्लस से, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4 हो जाएगा, तो ये बराबर होगा 12, ये 4 × 4 4, 12 4 16, यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान अब 16 आ गया, ठीक है। बात करते हैं अगर H2O की, तो H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान जानते हो कितना होता है, 16 होता है, और 16 2 18, ठीक है, और इसका आणविक द्रव्यमान 18 आ गया।
ऐसे आप बहुत सारे आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। इसका हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है, आप मुझे कमेंट में बताना है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कार्बन का एक होता है कितना, कार्बन का आणविक द्रव्यमान 12 होता है। कितने कार्बन है तो आप कहोगे 6 कार्बन है, प्लस लगाइए क्योंकि ये हाइड्रोजन अलग अब परमाणु है। तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है, और यहाँ पर 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है तो ऑक्सीजन का आप कहोगे एक ऑक्सीजन का 8 होता है, और कितने ऑक्सीजन है 6। इसको मुझे कमेंट में बताना कितना इसका आणविक द्रव्यमान होगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि मोलरता की, ठीक है। मोलरता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोलरता के हर जगह क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम दें और चाहे आपको बोर्ड का एग्जाम दें, ठीक। तो मोलरता बराबर होता है बिलियन के मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में होगा। ये ध्यान रखना, बिलियन के मोलों की संख्या यानी मोल आपको निकालना पड़ेगा। जो भी बिलियन आपको दिया जाएगा उसका मोल निकालना पड़ेगा, और जो भी बिलियन दिया जाएगा उसका आयतन यानी लीटर में दे देना, ठीक है। अगर वो ml में दिया है, ठीक है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करके तभी आपको लिखना है, ठीक। इसको हम आगे जब दूसरा वीडियो लाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊँ कैसे मोल निकाला जाता है और कैसे बिलियन का आयतन लीटर में रखा जाता है, जब मैं न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं इतना बता रहा हूँ, ये पढ़ना है, और जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ यही पढ़ना है, यानी मोलरता की कोई डेफिनेशन जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका फार्मूला ही आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं मोललता की। मोललता इसको कैपिटल एम में लिखते हैं तो इसको स्मॉल एम में लिखेंगे, ठीक है। ये होता है विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या ये तो सेम है, बस क्या करना है, इसमें विलायक का द्रव्यमान केजी में रखना है और इसमें बिलियन का द्रव्यमान लीटर में रखना है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, और इस पूरा चैप्टर समझ लो आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इसके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल के वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें जितना डेफिनेशन बताना था, जो कुछ पढ़ना था मैंने बता दिया, ठीक है, और जितना फार्मूला इसमें आएगा वो बता दिया। अब मैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, देर न करते हुए हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।